तो इन्हें भी ये पता है कि अगर 3 ही स्टेट से हम 50-60 सीटें कम हो जाएंगे तो आप खुद सोच लीजिए कि यूपी का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। इनको नींद नहीं आ रही, लेकिन इनके पास एक ही चीज है। जिस तरह से पुलवामा हुआ था, ये भी 2-4 बम ले जाकर के पाकिस्तान पे मार के आएंगे, कहेंगे कि अब हम कश्मीर ले रहे हैं जो उनके ऑक्युपाई का है। तो ये तो खेल खेलने का बहुत से रास्ते हैं, नाटक है। आपने कहा 12 मुजरिम में से 11 जो छोड़े गए बिल्किस वाले कांड में, वो भी गुजरात के थे। गोधरा कांड गुजरात का था। तो इसे तो साबित हो रहा है कि चुनाव को ही देखते हुए ये अदालतों के जरिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार के जरिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात बढ़ सके और एक ये पता चल सके कि आखिर हमें क्या खबर बताई जा रही है और क्या कुछ छुपाया जा रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार पूरी कोशिश करता रहता है कि आपको अगर इंटरनेशनल खबरें दे तो बहुत ही छान फटक ऑथेंटिक खबरें दे, और जो हम देश के हालात पर इंटरव्यूज की शक्ल में आपको देते हैं वो जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज जिन इश्यूज पर हम आज बात करेंगे वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलोर की ईदगाह पर हिंदू त्योहार मनाने के लिए एक तरह से रोक लगाई, लेकिन साथ साथ दूसरी कर्नाटक की हाई कोर्ट ने हुबली में उस पर उन्होंने इजाजत दे दी और एक तरह से टकराव की सी हालत लग रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में कोई टकराव है, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वक्फ की जमीन पर क्या कोई और मजहब के लोग आजादी से अपने प्रोग्राम कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरफ अभी कोई बात नहीं कर रहा है। वक्फ जो होती है जमीन, वो वक्फ बोर्ड्स के बारे में तो बहुत दुनिया अच्छी तरह जानती है कि वक्फ बोर्डों का काम पूरे देश में वक्फ को तबाह करने का तो है, वक्फ के बचाने का नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल सियासी किस्म के लोग उसमें होते हैं आमतौर पर, और वो अपने सियासी आकाओं के इशारों पर सरकारों के जरिए प्राइवेट लूट खसोट मुसलसल करते हैं। लेकिन कुछ बड़ी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, सबको मालूम होता है कहां क्या हो रहा है। ईदगाह भी ऐसी ही जगह होती है जहां साल में कम से कम 2 बार बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां शायद तब्दीली करना उतना आसान नहीं है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि अदालतें इस सिलसिले में फैसला करें कि कौन सी वक्फ जमीन का क्या इस्तेमाल होगा। इसके अलावा दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रही है, अलग अलग किस्म की कोशिशें हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और असम की बीजेपी सरकार ने बंगाई गांव एक जगह है, वहां पर एक मदरसे को बुलडोजर फेर दिया, डेमोलिश कर दिया, सिर्फ इस इल्जाम में कि वहां के किसी एक टीचर का उनके मुताबिक अलकायदा से ताल्लुक था। तो ये मदरसे को पूरी तरह से डेमोलिश करना, क्या कानून के अंदर सरकार ऐसा काम कर रही है या सरकारों के लिए कोई कानून नहीं रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, और नागपुर में रहते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर विद्रोही साहब, सबसे पहले मैं उस वक्फ वाले मामले पे चलूंगा। आप बताइए कि क्या अदालतों, आप चूंकि माइनॉरिटी के अपनी पार्टी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपके सामने ऐसे इश्यूज आते रहते होंगे, क्या वक्फ की जमीन पर यह डिबेट हो सकता है अदालतों में कि उसका इस्तेमाल कुछ और मजहब के लोग भी करें, क्या कुछ है? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन कर ले
और दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र में आज गणेश चतुर्दशी कल मतलब हुई। कल गणेश जी हर घर में लाए गए। तो सबको मैं गणेश चतुर्दशी की मुबारकबाद दे दूं जो उस त्योहार को मनाते हैं उन्हें। और जैसा कि उनका मानना है कि ये जो है विध्वंस जो होता है, यानी कष्ट और पीड़ा को ये हर लेते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा, अपने रब से कहूंगा कि सबको खुशहाली के दौर में ले जाने का काम हो। आपने जैसे पूछा वक्फ, देखिए वक्फ की जमीन की बात जब आप करते हैं तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया। आपको मालूम है 1995 में वक्फ एक्ट बनाया गया हिंदुस्तान के अंदर, और उसमें वक्फ को जो है सारी चीजों से एक आजादी दी गई और वक्फ बोर्ड को सौंपा गया कि इसकी देखरेख करें। यहां तक कि अगर 100 साल 200 साल पहले से भी अगर किसी का कब्जा है और वो प्रॉपर्टी वक्फ की है, टाइटल वक्फ का है, तो उसको एसडीएम के यहाँ सूचना देने के बाद कभी भी कब्जा लिया जा सकता है, कब्जा हटाया जा सकता है। ये वक्फ की है। अब वक्फ की जमीन पर ये अदालत में चर्चा होना, अदालत में कौन गया, क्यों गया, कैसे गया, ये अदालत की बातें हैं। लेकिन जब हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह इसी तरह का देखकर बेंगलोर के उसमें उसने स्टेटस को दे दिया, यथा स्थिति दे दिया और कहा 2 दिन बाद सुनेंगे। अब रह गया ये कि उसी तरह हुबली में इजाजत दे दिया कर्नाटक के हाई कोर्ट ने। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये बताइए, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी मतलब वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो क्या वक्फ बोर्ड से वहां जो आयोजन करने वाले थे उन्होंने मांगा कि नहीं मांगा? क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी है उससे इजाजत लेना जरूरी है। और वो इजाजत देने में क्या कारण बताया कि नहीं दे सकते हैं? क्योंकि वो ईदगाह का बहुत बड़ा मैदान है और वहां लोग फुटबॉल भी खेल लेते हैं, सारी चीजें खेल लेते हैं। मेरा ये कहना है कि जनता अगर इकट्ठा हो, वहां पैदल चले, घूमे, स्वास्थ्य के मामले को लेकर चले, खुशहाली के रास्ते पे चले, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जानकारी में तो सारी बात रहनी चाहिए, वक्फ बोर्ड की इजाजत तो होनी चाहिए। अब रह गई ये बात कि वहां पर आप जो कर रहे हैं, वक्फ का कुछ नियम है। वक्फ में वही प्रॉपर्टियां ली जाती हैं, आपको याद है, जो वक्फ में दी गई हैं, या वो प्रॉपर्टी जहां मदरसा हो, दरगाह हो, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, उसे भी वक्फ बोर्ड अपने हैंडओवर ले सकता है। ये उसके कानून में है। अब सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट ने किस आधार पर इजाजत दिया और बहुत सी शर्तें लगाई है। मगर ये आप बता दीजिए कि भारत जिस भारत में हमें, देखिए ईद के जमाने में मैंने देखा बंगाल में बारिश हो रही थी, तो क्या नाम है कि वहां पर दुर्गा पूजा चल रहा था, तो उस समय दुर्गा पूजा के पंडाल में लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी और जगह पढ़ी। देखिए, मैं सौहार्द बनाने के दृष्टि से, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करने की दृष्टि से अगर कोई काम होती है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो वक्फ है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको तो सूचना होना चाहिए। क्योंकि वो मंडप वाले ने भी जब इजाजत दी तब लोगों ने नमाज पढ़ा। यहां तक कि उन्होंने मूर्तियों को ढक दिया था, नमाज के सामने मूर्ति नहीं होनी हो सकती है, और लोगों ने नमाज पढ़ा। ये बंगाल में सौहार्द को पैदा करने के लिए किया गया। और यहां आप देख रहे हैं कि दक्षिण में चाहे हिजाब का मामला ले लिया गया हो, चाहे हलाल का मामला ले लिया गया हो, चाहे कोई भी मामला लिया जा रहा हो, तो आज वहां पर नफरत फैलाने का काम चल रहा है। अदालतों को कम से कम ये बात देखनी चाहिए कि हम वही आदेश दें जिस आदेश से एक दूसरे में मोहब्बत पैदा हो, और या कम से कम वक्फ बोर्ड को पार्टी हो तो उसे बुलाना चाहिए और एक तरह से प्यार के रास्ते से, भाई ठीक है आप करिए, लेकिन हमारी इजाजत से करिए। कोर्ट के अधिकार अगर ये दे लगेंगे, कोर्ट में तो तब जाना पड़ता है जब हम दोनों के बीच कोई विवाद हो प्रॉपर्टी को लेकर। हमारी प्रॉपर्टी है, अगर हम नहीं भी दिए तो आप नहीं जा सकते। आपको इर्द गिर्द देखनी पड़ेगी कि दूसरी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, जहां हम उत्सव को मना सकें, हम पूजा का काम कर सकें। पहली बात। दूसरी चीज, जब आपने कोर्ट की बात चला दी तो काजमी साहब एक बात बड़ा सोच में आना पड़ा। अभी 3-4 दिन हुआ है, हमारे चीफ जस्टिस बने हैं 27 तारीख को, आज 31 से 4 दिन हो गए। आपने कल वो एक चीज लिया कि ये मुकदमा सुनने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए,
गुजरात 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 दंगों से गोधरा कांड का जो मामला था जुड़ा, और बाबरी मस्जिद से जुड़ा, सारी चीजें। खैर बाबरी मस्जिद में तो अब आस्था के नाम पर जो फैसला हो चुका है उसमें तो बहस का नहीं है, लेकिन जब फैसले में आप कहते हैं कि गिराना गलत है, तो गिराने वाले के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, वो भी सुनने की जरूरत नहीं है। 2002 के मामले सुनने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये बता दीजिए, जो 2002 की घटना है वो आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ज्ञान वापी का मामला कितना पुराना है वो सुनने को आप तैयार है। तो ये चीजें जो है जनमानस के अंदर एक अलग भावना पैदा कर रही है, जबकि हम ये जानते हैं कि हम कुर्बानी देने के लिए ही हैं, हम कुर्बानी देना ही चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र हित में ही हम कुर्बानी देना चाहेंगे। हम अपने आप को समाप्त करना नहीं चाहेंगे, हम कभी भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि भारत की खुशहाली अगर हमारी कुर्बानी से होती है तो भारत खुशहाल रहे, क्योंकि देश अगर खुशहाल रहेगा तो सारे लोग खुशहाल रहेंगे। हमारी कुर्बानी कोई बात नहीं है, लेकिन कुर्बानी की मानी होनी चाहिए, कुर्बानी में एक चीज झलकनी चाहिए, और जो लेने वाला हो उसको भी लगे कि मुसलमानों ने बड़े दिल से, खुले दिल से इस तरह का काम किया। समझ रहे कि नहीं? मगर इसकी भावना बिगड़ती जा रही है, और जब इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट देने लगेगा कि अब सुनने की जरूरत नहीं है, तो जो पुराने पेंडिंग पड़े हुए 30 साल 40 साल के मुकदमे हैं, तो फिर उसे देखने की जरूरत है कि नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। हमारा ये मानना है। ये जो आपने कुर्बानी की बात की, देखिए कुर्बानी वो होती है जो आदमी या समाज खुद आगे बढ़ करके कुर्बानी दे। कुर्बानी का मतलब ये कतई नहीं होता कि सामने वाला कोई आए और मेरा गला काट के चला जाए और मैं उसमें, वो तो कत्ल है, वो तो कत्ल है। हाँ वो कत्ल है। तो ये अदालतों में जो जाने वाले लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद अदालतों से एक बार ऑर्डर हो जाएगा तो हमारे लिए आइंदा रास्ता खुल जाएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्फ जायदादों को एक तरह से उनके इस्तेमाल में दूसरे लोग शरीक होकर के बाद में हिस्सेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं अदालतों के सहारे से? आजमी साहब, यही बात बड़ी दुख की बात है। आपसे हमने बहुत पहले भी कहा था कि 5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। दिल्ली 70% वक्फ पे बसा हुआ है, औरंगाबाद जो है इतने बसा हुआ है। हम वो बात नहीं, हमारा जैसे कुर्बानी आपने कहा ना कि कुर्बानी खुद होके देना है, लेकिन कोई आकर गला काट दे या गला दबा दे, ये तो हत्या है। तो जहां पर इंसाफ की हत्याएं हो रही हो, अदालत आस्था के आधार पर चलने लगी हो, फैसला के आधार पर नहीं चल रही हो, हक परस्ती के आधार पर न चल रही हो, आस्था दिखाने की बात पर चल रही हो, तो आप क्या कहेंगे भाई? आस्थाओं का, और दूसरी बहुमत के आधार पर चल रही हो। बहुमत के आधार पर तो लोकतंत्र की सरकार बनती है, लेकिन सरकार अगर संविधान के खिलाफ चले तो उसको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट की अदालत की होती है। लेकिन जब अदालतें इस तरह से चलने लगेंगी तो हम आप क्या कर सकते हैं? आप देखिए, एक बात आपको बताएं, वो तो ये चाहते हैं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि आप सड़क पर आए। अभी आपने यही कहा, सोच लीजिए आसाम का एक मास्टर होगा मदरसे का, जिसका अलकायदा से संबंध है कि नहीं है ये जांच का विषय है। जांच के बाद भी फैसला अदालत को देने का अधिकार है। बुलडोजर लगा के पूरा मदरसा आप तोड़ देंगे क्या? आप उसे गिरफ्तार करिए, उससे सबूत मांगिए, उसे अगर सजा देनी है फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन मदरसे का कसूर क्या है? मदरसे ने क्या बिगाड़ा है? निर्जीव ईंटों ने क्या बिगाड़ा है? सीमेंट ने क्या बिगाड़ा है? अगर वो सरकार की जमीन पर हो या वो जमीन हड़पने में आतंकवाद का इस्तेमाल किया गया हो तो मदरसा नहीं, सब गिरा दो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि इसमें एक मास्टर शामिल है, मास्टर को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन ये तो चाहते हैं कि आप पत्थर लेकर के सड़कों पर आ जाइए, हम आपका घर गिरा देंगे, बेघर हो जाएंगे, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। लेकिन हम अपने भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि अभी भी भारत के अंदर हमारे बहुत से गैर मुस्लिम भाई हैं जिनके सीने में ये बात जा रही है कि संविधान के अनुकूल भारत चलना चाहिए, और वो आपके पीछे खड़े होने का मौका देख रहे हैं। लेकिन ये तो भयभीत जमाना है, इतना भय तो इमरजेंसी के दौरान में नहीं था काजमी साहब। जो 75 से 77 के बीच इमरजेंसी थी,
उसमें इतना डर नहीं था जितना बिला इमरजेंसी के डर पैदा है। और ये डर तो पत्रकार का देख लीजिए, अब चाहे वो बिका हुआ कहिए या डरा हुआ कहिए, या तो वो पैसों में बिके हैं या डरे हुए हैं, इस सच नहीं बोल रहे हैं, सच नहीं लिख रहे हैं। और ये बात केसीआर ने पटना के उसमें कहा, मेरा उसके तरफ नहीं है, मेरा एक ही है कि देश जिस संविधान से चलता है, सरकार जिस संविधान से चलती है, अदालतें जिस संविधान पर चलती हैं, धर्मनिरपेक्षता का संविधान और इंसाफ ऐसा हो कि दिखाई दे, क्योंकि जज भी कहते हैं कि फैसला ऐसा हो जो दिखाई दे कि फैसला हुआ है। अभी इसी पर आप देख लीजिए, हाई कोर्ट ने हुबली में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, स्टेटस को लगा दिया। अब इसमें क्या कहेंगे कि उसको फैसला होते हुए मानेंगे कि इसको फैसला होते हुए मानेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इस पर क्या बोला जा सकता है? तो ये आमतौर पर चीफ जस्टिस जो बनता है उसके फैसले रिटायरमेंट के नजदीक कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी ये महसूस होता है कि सरकार ने कुछ लालच दिया है या दबाव डाला है। हमारे सामने जस्टिस गगोई का वाकयात बहुत से फैसले हैं जो बाद में एमपी बने राज्यसभा के, लेकिन अभी यूयू ललित अभी चीफ जस्टिस बने और पहले ही दिन गुजरात के वो मुकदमे बंद करने की बात उन्होंने कर दी। आपको क्या लगता है कि ये 75 दिन जो इनको मिले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर, क्या ये और बहुत बड़े फैसले उसी लाइन पर देने वाले हैं जो बीजेपी चाहती है? देखिए, यूयू ललित साहब रहने वाले महाराष्ट्र के हैं और आपको बता देंगे तो आप बहुत सोच में आ जाएंगे, रहने वाले थाने के हैं। और ये जो आज सरकार में मंत्री हैं, इनके वकील रहे हैं। आपको पता ही है, जब बने हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, जब आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जज के, उससे पहले वकील रहे हैं। उन वकीलों में से जिनके वकील रहे हैं वो सेंट्रल में अभी भी मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर हैं। और देखिए, कौन कौन से वो जरा नाम ले लीजिए, कुछ लोगों के नाम जिनके वो वकील थे। जैसा कि आपको पता है, हमारे गृह मंत्री जी के भी वकील थे वो, बाकी के भी वकील थे, बहुत वकील थे। यानी ये आप समझिए कि यूयू ललित साहब की वकालत के चर्चे होते थे। ये जैसे इस वक्त आपके हमारे वो हैं, क्या नाम है कि अरे क्रिश्चियन के जो है, हमारे नागपुर के ही रहने वाले हैं, जो अभी हमारे में वो सिंधे गुट के वकील हैं, वो उसी तरह इनकी भी वकालत बहुत चलती थी। और अभी इस वकालत के मामले में आपको बताया जाए तो क्या बताया जाए, इनको तो इस तरह का फैसला ही नहीं लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हमने जजों का सुना है कि जिसके वकील रहे उसके खिलाफ अगर कोई केस रहा तो वो दूसरे बेंच को दे देते थे, अपने को नहीं सुनते थे कि हम इनके वकील रह चुके हैं इसलिए हम ये केस नहीं सुनेंगे। नहीं, ये बाकायदा एथिक्स हैं अदालत के, जिसमें रिक्यूज कर लेता है जज। अगर कोई एक्यूज की शक्ल में कोई सामने अगर आ जाए और उसके वो वकील रहे हों कभी, तो वो केस वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनसे ताल्लुकात, इसे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इस तरह का है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए उन्होंने ऐसा फैसला लिया, ये तो बहुत ही अजीब दिलचस्प सी बात। देखिए, अभी कह रहे हैं कि ये सुनने का बहुत पुराना हो गया, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जिस पर योग्यता जो महाराष्ट्र की सरकार निर्भर कर रही है, क्या वो भी सुनने के लायक नहीं है? लिस्ट में नहीं आया, उसकी बात नहीं आई, जो कितने डेट उस पर डालते चले गए। आप बता दीजिए कि हम आप क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं? पहली बात यह है कि भरोसा से भरोसा उठता जा रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट कभी कभी भरोसे को जिंदा कर देती है, तो आदमी को लगता है अब नहीं तो अब इंसाफ हो जाएगा। बस वही चीज है। अब ये भी तो इंसान है, हर इंसान के दिल में क्या है, लेकिन जब ये कुर्सी पर बैठते हैं तो उस वक्त ये अपने आप को भगवान का दूत समझना चाहिए। जैसे पंचायत में पंच बैठता है तो उसका भी यही काम होता है कि हम न इनके भाई हैं, न भतीजे हैं, न दोस्त हैं, हम पंच हैं, हम वो फैसला करें
जिस पर हमारा रब खुश हो, ईश्वर खुश हो, और जिसका हक है उसे हक मिल जाए, समझ लीजिएगा। तो ये चीजों को अच्छा होना अच्छा चाहिए। अच्छा अच्छा, आप महाराष्ट्र में हैं और आपके पड़ोस के राज्य में गुजरात में इस साल इलेक्शन होने हैं। मोदी जी ने एक तरह से कैंपेन शुरू कर दी है और अब उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि गुजरात को बदनाम करने की कोशिश हो रही है दुनिया भर में, ताकि यहां पर इन्वेस्टमेंट ना आए। 27 साल हो गए बीजेपी को उस राज्य में सरकार चलाते हुए। अब ये एक नया एक रास्ता शायद उन्होंने निकाला है। क्या लगता है आपको कि जनता उनकी ये बात भी मानेगी और वो उसी तरह से उन्हें वोट देते रहेंगे जैसे अब से 1995 से अब तक वो सरकार बना रहे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार बनना न बनना, ये अभी हम ईवीएम का मसला हमने आपसे बहुत पहले कहा, और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, मगर पैसा वाला वहां देखिए तो आज लोकतंत्र से चुनाव का रास्ता है, लेकिन असली लोकतंत्र नहीं है। वहां धन पशु ही चुनाव लड़ते हैं और धन कहीं ना कहीं से उसमें शामिल है। तीसरी, मक्कारी ज्यादा शामिल है। चौथी, आज के दौर में हर बच्चे के अंदर धीरे धीरे, चाहे वो हमारी मजहब का हो या किसी और मजहब का हो, जैसे आपके साथ व्यवहार होगा आपकी आदतें बदलती जाती हैं। लोग कहते हैं कि सिग्नेचर और नेचर जल्दी नहीं बदलता, लेकिन आपको मालूम होगा काजमी साहब, उंगली पे चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पे चोट लग जाए तो नेचर बदल जाता है। ये बड़े आसानी से बदल जाते हैं। तो आज हर तरफ एक तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है, और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता के भावनाएं उनके कानों में इतने भरे जा रहे हैं कि वो आपस में बेकार, आप जानते हैं, आप कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का, जब काम नहीं तो उसमें तो शैतानी हरकतें भरेंगी ही। और यही सब चीजें के वजह से ये सारी चीज जो है बिगड़ती जा रही है। और गुजरात का जो चुनाव है, आज तक का सर्वे देखेंगे तो आप चिहुक जाएंगे। केवल 5-7 जो उनका गोदी मीडिया है वो केवल इनको 5-7 सीट ज्यादा दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि केजरीवाल इस बार इनका खेल बिगाड़ेंगे, समझ लीजिएगा। और जो जैसा कि पहले चुनाव में उसने सूरत में, अहमदाबाद में और जो अपना नगर सेवक खड़ा कर दिया है, तो वो, और वही वजह है कि दिल्ली में सताया जा रहा है। कहीं से भी देखेंगे तो कनेक्शन जुड़ता चला जाता है। जो मैं नाम ले रहा था, हरीश साल्वे, एडवोकेट हरीश साल्वे, वो ख्याल रखिएगा जहन में आ गया। तो ये लोग वो बहुत से पुराने लोग हैं, मगर क्या कीजिएगा, वसूल हमने छोड़ दिया। आज ही आप बता दीजिए, कभी पहले लोग क्या करते थे कि जो बहुत बड़ा जालिम होता था उसका केस नहीं लेते थे, वकील बोलते थे अब नहीं लेंगे, तो कोर्ट कहता था कि इंसाफ देने के लिए इन्हें एक वकील देना पड़ेगा, तो कोर्ट उन्हें वकील अलॉट करती थी ताकि ये करे। लेकिन आज हमें जो पैसा देगा हम उसका चुनाव वो वकालत लड़ेंगे। नैतिकता समाप्त हो गई, मानवता समाप्त हो गई, तो आप ये बता दीजिए बचेगा क्या। लेकिन ये बहुत ही अहम बात है जो आपने बताई कि एक तरह से बीजेपी को मदद करने के लिए गुजरात के वो मुकदमे बंद किए गए, और यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके अमित शाह जी के वकील भी रह चुके हैं और कई और लोगों के। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक तरह से, अगर ऐसा है तो जो एथिक्स आमतौर पर अदालतों में सभी जज फॉलो करते हैं, वो बाकायदा खुद पीछे हट जाते हैं कि ये केस हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम इनको पहले से जानते हैं। तो ये अब ये बताइए कि क्या कुछ आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस में जो खेल हो रहा है उसके बाद कांग्रेस मजबूत होगी या कमजोर होगी? देखिए, एक बात बहुत अच्छा आपने पूछा है। कभी कभी एक्सपायर डेट की दवाएं जहर हो जाती हैं, और ज्यादा स्वार्थी आदमी जो है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करता है, और जो बिकने लायक होता है उसे मार्केट में खरीदा जाता है। मोदी को आपको बता रहा हूं कि मोदी को 3 जगह से बहुत डर है साहब। एक तो महाराष्ट्र से डर है, क्योंकि शिवसेना से अगर टूट है, शिवसेना एकजुट थी तो यहां पर उन्हें कितनी सीटें मिली थी, 48 में से ये 34-32 सीट ले गए थे अलायंस में। ये बिहार से कितनी सीटें ले गए थे, 39, 40 में से 39 सीट इनके अलायंस में, जिसमें 6
वो उसका था, रामविलास पासवान का था, और जनता दल यूनाइटेड के 2 थे और इनके 32 थे। इस तरीके से वहां जीते थे। लेकिन अब ये दोनों एक हो गए हैं, तो 40 में से 2 भी नहीं पाएंगे, तो यहां से उनकी सीटें घट रही हैं। महाराष्ट्र में से ये 41 सीट हैं, 41 में से ये घट करके आ जाएंगे 10-5 पर, तो ये वहां से जा रहा है। कर्नाटक की स्थिति इतनी बुरी है साहब कि इनको पसीना आ रहा है, पसीना। लेकिन इसीलिए लिंगायत टूटने पाए, अपने नियम को ही बदल दिए। जिस नियम के तहत येदियुरप्पा से इस्तीफा लेने की बात किए, वही नियम बदल करके फिर उनको अपनी कमेटी में लेने का काम किए। तो इन्हें भी ये पता है कि अगर 3 ही स्टेट से हम 50-60 सीटें कम हो जाएंगे, तो आप खुद सोच लीजिए कि यूपी का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा, फलाने का क्या होगा। इनको नींद नहीं आ रही, लेकिन इनके पास एक ही चीज है। जिस तरह से पुलवामा हुआ था, ये भी 2-4 बम ले जाकर के पाकिस्तान पे मार के आएंगे, कहेंगे कि अब हम कश्मीर ले रहे हैं जो उनके ऑक्युपाई का है। तो ये तो खेल खेलने का बहुत से रास्ते हैं, नाटक है। आपने कहा 12 मुजरिम में से 11 जो छोड़े गए बिल्किस वाले कांड में, वो भी गुजरात के थे। गोधरा कांड गुजरात का था। तो इसे तो साबित हो रहा है कि चुनाव को ही देखते हुए इन अदालतों के जरिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, सरकार के जरिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये जी 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 आप अपनी बात पूरी कर लें। तो आप ही बताइए कि जो चीज दिखाई देता है उसकी हकीकत के अंदर जाने के लिए क्या है, क्यों नहीं जाते? अभी आप ही बता दीजिए कि वो कह रहे हैं कि हम मानहानि का दावा करेंगे। अरे करो, लेकिन पहले जांच करके क्लीन चिट तो लो। तुम्हारे ऊपर आरोप लगा, जांच करवाओ, क्लीन चिट मिले, आप दावा ठोको। लेकिन ये क्या है? ये देखिए, कहने का है, कभी कभी चोर जब चोरी करते हैं ना और पकड़ने का डर आता है, तो वही शोर मचाते हैं, पकड़ो पकड़ो, तो लोग समझते हैं कि ये उसको पकड़ने जा रहा है, ये चोर नहीं है, और कहीं से किनारा रास्ता पाता है तो निकल जाता है। वही काम भाजपा के एमपी कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं चिट्ठी कि जांच करो जांच करो, और किससे करो? सीबीआई से। और जिस सीबीआई के बारे में तेजस्वी कहते हैं ये तो भाजपा के जवाई है, चाहे वो सीबीआई है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? देखिए काजमी साहब, खामोशी भी बुज़दिली है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जुल्म करने से बड़ा जालिम, ये हमारे मजहब की किताब में भी है, कि जुल्म करने से बड़ा जालिम वो है जो जुल्म को देखे और बर्दाश्त करे, चुप रहे। सोचिए आज जो हो रहा है, हम सब उस गुनाह में शामिल हैं, इसलिए कि हम खामोश हैं। लेकिन ये कि जिस तरह से बोलने वालों को जेलों में पहुंचाया जा रहा है, वो भी एक तरह से डर फैलाने का काम किया जा रहा है। हम आप सभी देख रहे हैं। आज जो आपने खास बात की वो ये कि अदालतों का भी सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब से पहले एजेंसियों के बारे में, ईडी के बारे में, सीबीआई, इन सब के बारे में काजमी साहब, अदालतों का इस्तेमाल हुआ है, बहुत पहले भी हुआ है, मगर इस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से आज हो रहा है। क्योंकि जिसको हम कुछ बना देते हैं वो एहसान मानता है ना, एहसान मानकर कुछ न कुछ करता रहता है। इंदिरा गांधी के जमाने में भी अदालत का दुरुपयोग हुआ था, लेकिन हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अदालत के बारे में अगर बोले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, हम यानी ये बनता है, तौहीन बनती है। और यही बात समझ में नहीं आती कि अदालत के फैसले के बारे में बोले तौहीन है अदालत की, और उसके खिलाफ अपील करें तो तौहीन नहीं है। अपील करना भी तो उसके खिलाफ बोलना है कि यह फैसला हमको मान्य नहीं है। जज साहब देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी पुनर्याचिका डाली जाती है। तो अब समझ से बाहर है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। बस इतना है कि लोकतंत्र के जरिए आई हुई सरकार एक तंत्र के रास्ते पर चल रही है, तो हमें और आपको लोकतंत्र के जरिए इसे बदलने की बात सोचनी चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए समय निकाला। खास बात जो इसमें बहुत अहम है वो ये कि कई राज्यों में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है बीजेपी में। और महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, बिहार का, और कई और राज्यों में क्या कुछ होगा, ये हम सब कुछ सच्चाई देख सकेंगे अगर ये किसी तरह से
ईवीएम को कंट्रोल किया जा सके। आखिरी बात तकरीबन ये है, सभी सियासी पार्टियों को इस पे गौर करना चाहिए और बहुत से लोगों की ये राय है कि अपोजिशन पार्टियों को खासतौर पर मिलकर ऐसा अभियान चलाना चाहिए कि ईवीएम खत्म हो और बैलेट बॉक्स में वोट लोग डालें ताकि एक एक गिनी जा सके। मशीनों पर भरोसा बहुत कम रह गया है, क्योंकि पिछले सारे इलेक्शनों में, कई इलेक्शनों में बहुत सी ईवीएम मशीनें प्राइवेट घरों में, प्राइवेट गाड़ियों में, ट्रकों में बदली जाती हुई, ये सारी वीडियो हमें और आपको सभी को याद हैं। तो ऐसे हालात में क्या कुछ होगा, कैसे बदलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।